देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में सबसे पहला आपको मीनिंग ध्यान रखना है स्टैट्यूट का। स्टैट्यूट कहता है सर रिटन लॉ होना चाहिए, कोई से भी टाइप का रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट, विदाउट कंसिडरिंग द सोर्स फ्रॉम दे इमिनेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपने वर्ड स्टैट्यूट यूज में नहीं लिया है, लेकिन लॉ मैनी टाइम यूज में लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी रिटन लॉ होता है, चाहे मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो क्या होगा? स्टैट्यूट। सेकंड, डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर या अदर मटेरियल थिंग जिसको आपने एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया अपॉन एनीथिंग। किस चीज के लिए किया? ताकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। और हम एक्सप्रेस कहते हैं इसमें कैसे करेंगे? बाय यूज ऑफ लेटर्स, मतलब वर्ड, फिगर्स और मार्क्स। 4 एलिमेंट आते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। फर्स्ट, एनी मैटर, कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है। सेकंड, जिसको आप रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड किस पे करना है? सब्सटेंस पे। रिकॉर्ड करना है सब्सटेंस पे, तो आपको कोई ना कोई म्यूचुअल या मैकेनिकल डिवाइस यूज में लेनी होगी, चाहे राइटिंग करो, चाहे और कुछ कहते हैं इसमें करो, प्रिंट और कर लो। और फिर उसको करोगे कैसे रिकॉर्ड? तो जो कहते हैं इसमें आपकी लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, मतलब वो कहते हैं इसमें सिचुएशन जिससे आपकी मेंटल या इंटेलेक्चुअल थिंग परमानेंट फॉर्म में कहते हैं इसमें आ जाए, वो डॉक्यूमेंट्स के एलिमेंट्स के सेंस में जाएगी। इंस्ट्रूमेंट, फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट, जिसको आपने किसी न किसी लीगल राइट्स या ड्यूटीज को क्रिएट, कन्फर्म या मॉडिफाई करने के लिए यूज में लिया है। डीड मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंडिया में डीड और इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स है। बट जो डीड्स है वो तय है इंस्ट्रूमेंट होगी, ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं होती? डीड नहीं होती। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वो किस में कन्वर्ट नहीं होती? डीड में कन्वर्ट नहीं होती। तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट का स्कोप क्या होता है? वाइडर। इंटरप्रिटेशन, नेम में आंसर गिवन है, टू एक्सप्लेन और इंटरप्रेट समथिंग। किसको इंटरप्रेट करना है? चैप्टर की हेडिंग पे जाओ। इंटरप्रिटेशन आपको करना है स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट, मतलब किसका मीनिंग असर्टेन करना है? स्टैट्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट का। अब साथ में आपको असर्टेन करना है इनको बनाने वाले पार्टीज की इंटेंशन। स्टैट्यूट कौन बना रहा है? लेजिस्लेचर, तो उसकी इंटेंशन असर्टेन कर लो। डीड्स एंड डॉक्यूमेंट कौन बना रही है? पार्टीज, तो उसकी इंटेंशन असर्टेन कर लो। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, टू कॉन्स्ट्रूट या मेक समथिंग। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन इंटरचेंजेबल वर्ड्स है 99%, बट विथ सम डिफरेंस। जब आप प्लेन मीनिंग ऑफ वर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, दिस इज इंटरप्रिटेशन। लेकिन जब वर्डिंग्स प्लेन नहीं होती, हमें डिसाइड करना पड़ता है लेजिस्लेटिव की लैंग्वेज हमारी सिचुएशन को कवर कर रही है या नहीं, तो हम उन वर्ड से बाहर निकलकर अपने साइड से कुछ मेकअप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन वर्सेस सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में प्राइमरी रूल्स में सबसे फर्स्ट रूल आता है लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। लिटरल वर्ड नेम में आंसर गिवन है, इस चीज को लिटरली फॉलो करना है विदाउट चेंजिंग ऑफ ग्रामर। तो जो वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एक्ट में यूज में आए हैं उसका वन मीनिंग बनता है, तो वो वन मीनिंग ही नेचुरल, ग्रामेटिकल, पॉपुलर वे में आपको यूज में लेना है। कोर्ट को अलाउड नहीं किया है कि वो अपने साइड से कोई हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसमें यूज में ले। लैटिन मैक्सिम यूज में आती है एब्सोल्यूटा, सेंटेंटिया, एक्सपोजिटोर, नॉन इंडिजेट। एब्सोल्यूट वर्ड्स रिक्वायर्ड नो एक्सप्लेनेशन। 2 चॉइसेस आती है, वन नैरोवर, अदर बोल्डर या वाइडर। नैरोवर चॉइस से लेजिस्लेटिव का पर्पज कहते हैं इसमें मैनिफेस्ट पर्पज फेल हो रहा है, तो आप वाइडर या बोल्डर पे चले जाओ। सेक्शन 102 क्लॉज 1 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट, वो आंसर के बिहाफ पर आप यूज में ले सकते हो। टेक्निकल वर्ड को टेक्निकल सेंस दिया जाना चाहिए। सेकंड, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, मेन कनेक्शन किससे बनाना है? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। सिनोनिमस हमेशा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या करना है? फॉलो करना है। तो जो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि हम नॉर्मली कौन सा मीनिंग या कौन सा रूल फॉलो कर रहे थे? प्लेन मीनिंग रूल, क्योंकि वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है, वो कार्डिनल रूल है, जब तक वो हटेगा नहीं बाकी का नंबर आएगा नहीं। पर ग्रामेटिकल रूल फॉलो करने में कुछ एब्सर्डिटी, रेपिग्नेंसी, इनकंसिस्टेंसी आ रही थी, तो ग्रामेटिकल रूल को मॉडिफाई किया जा सकता है।
जब लेटर्स ऑफ लॉ प्लेन मीनिंग नहीं दे रहे तो ये ड्यूटी ऑफ कोर्ट बनती है कि लेटर ऑफ लॉ से बियॉन्ड जाकर लेजिस्लेटिव की इंटेंशन किसी और तरीके से पता करो, अपने साइड से लॉजिक्स लगाओ। लैटिन मैक्सिम आती है अट्रेस मैजिस वैलिएट क्वाम पेरिएट। किसी भी वर्ड का कोई ना कोई सेंसिबल मीनिंग कहते हैं इसमें निकलना चाहिए। फिर आप टू इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, एक स्टैच्यूट को मीनिंगलेस बना रहा है, अनसर्टेन कर रहा है, और दूसरा कहते हैं मीनिंगफुल और सर्टेनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मीनिंगफुल एंड सर्टेनिटी की साइड पे हम जाएंगे। केस लॉ डॉक्टर A.L. मुदालियर वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। हार्मोनी, पीस, नो कॉन्फ्लिक्ट। टू चीजों में हमें हार्मोनी बनानी है। एक, लेजिस्लेटिव के कहते हैं ऑब्जेक्ट वर्सेस लेजिस्लेटिव की लैंग्वेज। तो जो भी लैंग्वेज है उसका हमेशा इंटरप्रिटेशन लेजिस्लेटिव के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। सेकंड, जब टू और मोर प्रोविजंस ऑफ लेजिस्लेटिव में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है तो कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि ऐसा इंटरप्रिटेशन करे जिससे दोनों को इफेक्ट कहते हैं इसमें मिले, क्योंकि जिस समय एक्ट पास किया जाता है वो पास इन होल, ना कि पास इन सेक्शन और कहते हैं इसमें पार्ट। हार्मोनियस रूल तब एप्लीकेबल होगा जब रियल कॉन्फ्लिक्ट हो। केवल अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर हार्मोनियस रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम जब कंस्ट्रक्शन करने गए तो पता चला वन कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल होता है, वन कंस्ट्रक्शन आते लिटरल एप्लीकेबल है, हार्मोनियस कहते हैं साइड में हो जाएगा और वो नेचुरल मीनिंग रूल मतलब हार्मोनियस रूल को वे देगा। नेक्स्ट, हैडन्स रूल या मिस्सीफ रूल। मिस्सीफ एंड मिस्सीफ दोनों सेम सेंस में कहते हैं इसमें लेना है। जब लैंग्वेज जो एक्ट में यूज में आई है वो कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, तो मोस्ट फॉर्मली रूल किस में दिया गया? हेडन के केस में। हेडन का केस 4 मैटर्स के ऊपर टिका हुआ है। व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ न्यू एक्ट, व्हाट वाज द एड्रेस मिससीफ फॉर विच ओल्ड लॉ डिड नॉट प्रोवाइड एनी रेमेडी, व्हाट इज द रेमेडी गिवन इन द न्यू एक्ट एंड व्हाट आर द रीजंस गिविंग सच रेमेडी। कोर्ट की ड्यूटी बनती है ऐसा इंटरप्रिटेशन करे विच शैल सप्रेस द मिससीफ एंड एडवांस द रेमेडी। CIT वर्सेस सौदरा देवी के केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है हेडन का रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब जो लैंग्वेज है उसमें एम्बिग्विटी है। सिंपल है, प्लेन मीनिंग होता तो हम वैसे लिटरल रूल को फॉलो करते। करेक्ट प्रिंसिपल क्या निकला? इंटरप्रिटेशन के टाइम पर वन मीनिंग आ रहा है तो हेडन रूल सीजेस टू ऑपरेट। वापस कंट्रोल किसको मिल जाएगा? प्लेन मीनिंग रूल। प्लेन मीनिंग मतलब अपना लिटरल रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, अगर कोई लॉ सोसाइटी में अभी तक अंडर प्रिविलेज या अनफेयरली ट्रीटेड पर्संस के बेनिफिट के लिए बनाया गया है तो जब उसमें मोर देन वन मीनिंग या मोर देन वन इंटरप्रिटेशन बन रहे हैं तो उसका बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन उन पर्संस के फेवर में किया जाना चाहिए। ये हेडन रूल में भी एग्जांपल ले सकते हो, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। नेक्स्ट, एक्सेप्शनल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। कॉमन सेंस रूल केवल कॉमन सेंस तक है कि जो मीनिंग दिया जा सकता है दो, अगर मीनिंग नहीं बन रहा तो उन वर्ड्स को एलिमिनेट कर दो। पर फिर किसी भी चीज़ के लिए बेटर ये होगा कि उसे एलिमिनेट करने की जगह कोई सेंस दिया जाए, चाहे वो सेंस अपोजिट क्यों ना हो। कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड्स। कंजंक्टिव वर्ड्स का मतलब जो दो चीज़ों को ऐड करता है, लाइक एंड, तो वो उनमें रिलेशंस बताता है कि इन दोनों को साथ में रीड किया जाना चाहिए। डिसजंक्टिव जो आइदर दिस और दैट और ईदर के सेंस में यूज में आता है, जैसे और, जो हमें चॉइस देता है। पर कई बार कहते हैं इसमें एंड को और रीड किया जाता है और को एंड, ताकि लेजिस्लेटिव की कहते हैं मैनिफेस्ट इंटेंशन क्लियर हो सके। नेक्स्ट, मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजन। कोई भी प्रोविजन अगर मैंडेटरी है तो उसका मतलब है विदाउट एनी चॉइस और ऑल्टरेशन। आपको उसे स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, वरना जो एक्शन लिया गया वो कोई कहते हैं वैल्यू नहीं रखे गया, वो इनवैलिड कहते हैं इसमें बन जाएगा। अगर कोई पावर ऑट टू बी एक्सरसाइज्ड है, मतलब नाम से पावर है पर आपकी ड्यूटी उसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। अगर प्रोविजन नॉन कॉम्प्लाई हुआ, उसके पीछे पनिशमेंट है, तो भी वो मैंडेटरी है। लेकिन अगर कोई प्रोविजन डायरेक्टरी कहते हैं इसमें, तो इसका मतलब वो आपको चॉइस डिस्क्रिशन कहते हैं इसमें दे रहा है, उसको सब्सटेंशियली कॉम्प्लाई कर लिया तब भी काम हो जाएगा। बट हमें कहते हैं पता करना है कि ये प्रोविजन मैंडेटरी है डायरेक्टरी है, तो हमें चेक करना पड़ेगा उसके सब्सटेंस को, लेजिस्लेटिव की इंटेंशन को, ना कि केवल उसकी फॉर्म या लैंग्वेज को। तो 3 थिंग्स ध्यान रखना है। नेचर ऑफ थिंग एम्पावर टू बी डन,
कौन से ऑब्जेक्ट के लिए थिंग डन की जानी है, कौन से पर्सन्स के बेनिफिट के लिए वो पावर एक्सरसाइज की जानी है, तो वो मैंडेटरी डायरेक्टरी को फिल्टर कर देगा। मे, शैल, मस्ट। मे नॉर्मली अपने को डिस्क्रिशन या चॉइस के सेंस में लेके जाता है, शैल कमांड के सेंस में आता है, मस्ट नो डाउट कमांड के सेंस में। तो मे नॉर्मली परमिसिव वन है, वो डायरेक्टरी माना जाता है, लेकिन शैल कहते हैं इसमें मैंडेटरी सेंस कहते हैं इसमें रखता है। पर कई बार लेजिस्लेटिव की मैनिफेस्ट इंटेंशन को क्लियर करने के लिए मे शैल रीड किया जाता है। जैसे सेक्शन 3 कंपनीज कहता है अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। तो नो डाउट कंपनी कभी अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं बनाई जा सकती, तो मे क्या रीड किया जाएगा, शैल। शैल जब गवर्नमेंट के सेंस में आता है तो हमेशा उसे रीड किया जाता है मे शैल। फिर नए वर्ड्स कुछ ऐड किए गए, एक आता है सब्जेक्ट टू दिस, मतलब हमारा प्रोविजन दूसरे प्रोविजन से इंफीरियर है क्योंकि वो वर्ड यूज में ले रहा है सब्जेक्ट टू। दूसरा आता है विदाउट प्रीजुडाइस, मतलब हमारा प्रोविजन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकता, हमें साथ में कहते हैं इसमें जो दूसरा प्रोविजन है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड आता है नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब हमारा प्रोविजन कहते हैं इसमें डोमिनेट करेगा क्योंकि इसके नाम है नॉट विद स्टैंडिंग, मेरे सामने कोई बात स्टैंड नहीं करती तो हमारा क्लॉज दूसरे को ओवरराइड कर सकता है। अब वो दूसरा उसी एक्ट का कोई सेक्शन या वो पूरा एक्ट हो सकता है, या फिर अदर लॉ का सेक्शन या पूरा अदर लॉ हो सकता है, या फिर ऑल लॉज फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया हो सकते हैं। रूल ऑफ इजुस्टम जेनरिस, इजुस्टम जेनरिस मीन्स स्पेसी ऑफ द सेम काइंड। एक ही कहते हैं इसमें प्रोविजन, दो कहते हैं इसमें बातें कह रहा है, पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बता रहा है फिर जनरल वर्ड्स बता रहा है। जनरल वर्ड्स और स्पेसिफिक वर्ड्स दोनों सेम काइंड के हैं, तो स्पेसिफिक वर्ड से जनरल वर्ड अपना मीनिंग ले लेगा क्योंकि जनरल वर्ड का मीनिंग होता ही नहीं, एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर स्पेसिफिक वर्ड्स कहते हैं इसमें पहले आए तभी जनरल वर्ड अपना मीनिंग किससे लेगा, स्पेसिफिक से। अगर जनरल वर्ड कहते हैं इसमें पहले आ जाते फिर स्पेसिफिक आता तो जनरल वर्ड नो डाउट अपना मीनिंग किससे लेगा, स्पेसिफिक से, लेकिन इजुस्डम जेनरिस के नाम पर नहीं, नॉस्किटरा सोसाइस के नाम पर। फिर हमें इजुस्डम जेनरिस का रूल अप्लाई करना है तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कहते हैं इसमें कुछ वर्ड्स है जो एक एन्यूमरेशन बना रहे हैं, वो एन्यूमरेशन किसी क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास और कैटेगरी एग्जॉस्टेड नहीं है, जनरल टर्म्स स्पेसिफिक टर्म्स को फॉलो कर रही है, तो जनरल वर्ड्स अपना मीनिंग किससे ले लेंगे, स्पेसिफिक। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक वर्ड्स एग्जॉस्टेड होते, लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड होते, तो जनरल वर्ड्स कभी अपना मीनिंग किससे नहीं लेगा, स्पेसिफिक से नहीं। अगर जनरल वर्ड्स पहले आ जाएंगे तो फिर इजुस्डम जेनरिस अप्लाई नहीं है, वहां पर नॉस्किटरस सोसाइस एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉस्किटरस सोसाइस का एक पार्ट इजुस्डम जेनरिस है। नॉस्किटरस सोसाइस में एक लाइन और ध्यान रखनी है, एसोसिएटेड वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन अ कॉमन सेंस मैनर। अब नॉस्किटरस सोसाइस इज वाइडर देन इजुस्डम जेनरिस, बस चेंज क्या करना है, नॉस्किटरस सोसाइस में डायरेक्टली आपको जनरल स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं लेना, जनरल वर्ड को रिप्लेस करना है मोर जनरल वर्ड से, स्पेसिफिक वर्ड्स को रिप्लेस करना है लेस जनरल वर्ड से। दो लैटिन मैक्सिम आती है जो आपको ये सेंस कहते हैं इसमें देती है कि जो भी ओल्ड लॉज है वो उस समय पर जाकर कहते हैं इसमें रीड करो जिस समय उसको बनाया गया था। कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटोइस्ट इन लीगे। फिर सेकंड आपका कहते हैं इसमें कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। नेक्स्ट आता है इंटरनल एड्स, मतलब उसी एक्ट के अंदर कोई हेल्प दी गई है, लेकिन किसी भी इंटरनल एड की ये औकात नहीं है कि वो एक्ट के प्लेन प्रोविजंस को क्या कर सके, ओवरराइड कर सके। टाइटल, टाइटल दो चीज़ों के लिए, एक शॉर्ट टाइटल जो एक्ट के नेम को बताता है, मतलब केवल एक्ट को आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्राइब नहीं, उसको इंटरप्रिटेशन में यूज नहीं लेंगे। दूसरा लॉन्ग टाइटल जो केवल एक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता बल्कि डिस्क्राइब करता है, वो एक्ट का ही पार्ट माना जाता है, तो एक्ट के ऑब्जेक्ट पर्पज एंड स्कोप को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। प्रीएम्बल ये टाइटल से वाइडर है, प्रीएम्बल भी क्या करती है, एक्ट के पर्पस ऑब्जेक्ट एंड स्कोप को डिटरमाइन करती है, बट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली देन लॉन्ग टाइटल। प्रीएम्बल वो रीजन बताती है जिसके लिए एक्ट बनाया गया है और कौन सी एविल को इससे दूर करना है। प्रीएम्बल भी एक्ट का ही पार्ट है, तो इसको भी इंटरप्रिटेशन के लिए यूज में लिया जा सकता है।
डेफिनेशनल कहते हैं इसमें सेक्शन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अगर कोई वर्ड किसी एक्ट में डिफाइंड है तो उस वर्ड को वही मीनिंग दो जो एक्ट में कहते हैं इसमें गिवन किया गया है, क्योंकि कोड नॉर्मली स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को इग्नोर नहीं कर सकता। डेफिनेशनल सेक्शन बनाने के दो पर्पज है। नंबर 1 की ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो वर्ड कहना क्या चाहता है। नंबर 2 कहते हैं इसमें एक्ट की लैंग्वेज को शॉर्ट करो ताकि बार बार उसको डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े। डेफिनेशनल क्लॉज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन। रेस्ट्रिक्टिव को आप एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन भी बोल सकते हो। जब कोई वर्ड एक्ट में डॉट 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 मीन सच एंड सच से डिफाइंड हो या डॉट 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 मीन से इंक्लूड हो, मीन वर्ड आते ही वो रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं इसमें बन जाएगा। एक्सटेंसिव, जब कोई वर्ड डॉट 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 इंक्लूड सच एंड सच या टू अप्लाई और टू इंक्लूड सच एंड सच मतलब मीन्स वर्ड नहीं है तो वो एक्सटेंसिव डेफिनेशन बन जाएगी। एम्बिगुअस डेफिनेशन, जब वर्ड के मीनिंग में एम्बिग्विटी हो तो उसकी एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए उसे एक्ट के रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ जाकर पढ़ना चाहिए, उसको आइसोलेट आप नहीं कर सकते। डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रारी कॉन्टेक्स्ट, एक ही डेफिनेशन के बहुत सारे मीनिंग है, तो ऐसे केस में जो कॉन्टेक्स्ट में जाकर मीनिंग फिट होता है उसको आपको अप्लाई करना चाहिए। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर, कई बार नंबर ऑफ सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शन, उन्हें ग्रुप टुगेदर कर दिया जाता है। किस नाम पर? चैप्टर या हेडिंग के नाम पर। लाइक सेक्शन 128 से 138 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसका हेडिंग है अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो ये हेडिंग और टाइटल आपको स्कोप बता रहे हैं कि सेक्शन 128 से 138 का कनेक्शन केवल और केवल अकाउंट्स ऑफ कंपनी तक है, नो फर्दर। जिस ग्रुप की हेडिंग है वो उसी का इंटरप्रिटेशन में यूज में आएगी, किसी दूसरे का इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। मार्जिनल नोट्स, साइड नोट, जब किसी एक्ट के लेफ्ट मार्जिन या राइट मार्जिन पर कुछ समअप लिखा हुआ था उस सेक्शन का, तो इसको इंटरप्रिटेशन में यूज में नहीं लिया जाता, क्योंकि जिस समय पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इसको बाद में ऐड कहते हैं इसमें किया गया है। लेकिन अगर मार्जिनल नोट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको क्या किया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन में यूज में लिया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने उसको बनाया था। इलस्ट्रेशन कुछ सेक्शंस के साथ ऐड हो सकते हैं। इलस्ट्रेशन किसको फॉलो करता है? सेक्शन के टेक्स्ट को। सेक्शन कभी इलस्ट्रेशन को फॉलो नहीं करता, सेक्शन अपनी जगह पर ही रहेगा। लेकिन कहते हैं इसमें इलस्ट्रेशन एक्ट में गिवन है तो उसको भी सेक्शन को इंटरप्रेट करने में यूज में लिया जा सकता है। प्रोविजो, जो एक्ट में प्रोवाइडेड दैट करके गिवन होता है, प्रोविजो का कहते हैं इसमें मेन फंक्शन सेक्शन की लैंग्वेज के एक्सेप्शंस क्रिएट करना या उसे क्वालिफाई और कंडीशनल बनाना। एक्ट की 2 जनरल लैंग्वेज में जैसे प्रोविजो ऐड होगा वो उसको कहते हैं इसमें स्पेशल बना देगा। जिस सेक्शन का प्रोविजो है वो उसी के एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, किसी दूसरे के नहीं। और प्रोविजो को कभी भी जनरल रूल की तरह रीड कहते हैं इसमें नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, नेम में आंसर गिवन है, ये किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। तो अगर एक्ट में किसी सेक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन आया तो सेक्शन की लैंग्वेज को उस एक्सप्लेनेशन के साथ रीड किया जाना चाहिए। इसका मेन काम सेक्शन में कुछ इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना होता है। शेड्यूल, अगर एक्ट में शेड्यूल यूज में ली गई है तो उसको भी ऑल द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन में यूज में लो, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी है तो शेड्यूल के प्रोविजन एक्ट के प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकते। रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, जब कोई एक्ट बनाया जाता है तो एज होल बनाया जाता है, तो एक्ट का पूरा मीनिंग निकालना है तो एज अ होल रीड करना चाहिए। लॉर्ड वास्टर ने डीड्स एंड डॉक्यूमेंट के सेंस में कहा था किसी भी डीड को कहते हैं इसमें प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना है तो उसके सारे क्लॉजेस को एक साथ कहते हैं रीड करो, एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज की हार्मोनी में रीड किया जाना चाहिए। एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो एक्ट से बाहर गिवन है। सबसे पहला, हिस्टोरिकल सेटिंग, कोई भी एक्ट बनाने से पहले उसकी हिस्ट्री पे जाओ। वो हिस्ट्री भी कहते हैं इसमें, अगर एक्ट में मान लो कोई डाउट है, इनेक्टमेंट इन क्वेश्चन के डाउट को कहते हैं इसमें सॉल्व करने में ग्रेट हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। तो हमें वो सारी हिस्टोरिकल्स कहते हैं इसमें फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। हिस्ट्री 2 टाइप की है, एक पार्लियामेंट्री मतलब एंशियंट स्टैट्यूट और दूसरी अदर लाइक कस्टम्स। और सेकेंड, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट एंड कहते हैं इसमें लॉ। तो कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट, अगर किसी एक्ट के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट ओल्ड लॉ, तो जज साहब को ये प्रिजम्पशन पर स्टिक होना पड़ेगा कि न्यू लॉ वाज नॉट मेड टू ऑल्टर ओल्ड लॉ, तो वो भी हेल्प कहते हैं इसमें ओल्ड लॉ के प्रोविजन आपकी कर सकते हैं। यूसेज, एक्ट डन इन द एक्ट,
इतने सालों से एक्ट में जो किया जा रहा है, कई बार वो भी इंटरप्रिटेशन में हेल्प दे सकता है। वो ये बता सकता है कि हाउ एम्बिगुअस लैंग्वेज कैन बी इंटरप्रिटेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, अर्लियर एक्ट का इंटरप्रिटेशन लेटर एक्ट से, लेटर का अर्लियर एक्ट से, या स्टैच्यूट इन पेरीमेटेरिया। स्टैच्यूट इन पेरीमेटेरिया का मतलब एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर 2 एक्ट्स हैं, दोनों सेम काइंड के हैं, तो आप उसे 2 मानो ही मत, उसको 1 कॉम्पोजिट एक्ट मानो और दोनों को एक साथ रीड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आती है तो लेटर एक्ट हमेशा रीसेंट टाइम में बना है, वो मॉडिफाई कर देगा किसको, अर्लियर एक्ट को। अर्लियर एक्ट के कहते हैं इसमें डाउटफुल वर्ड्स है, नेगेटिव वर्ड्स है, उनका इंटरप्रिटेशन लेटर एक्ट से हो सकता है, सिमिलरली लेटर का भी अर्लियर से हो सकता है। लेकिन रिपील्ड एक्ट से नॉर्मली इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी ऑपरेटिव फोर्स क्या हो चुकी है, खत्म। रिपील्ड एक्ट से तभी इंटरप्रिटेशन करना है जब कुछ प्रोविजन रिपील हुआ और कुछ बाकी है, तो जो बाकी है उनकी हिस्ट्री का काम करेगा, रिपील्ड कहते हैं इसमें एक्ट। फिर नेक्स्ट, डिक्शनरी डेफिनेशन। अगर कोई वर्ड एक्ट में डिफाइंड नहीं है, जुडिशरी ने भी डिफाइन नहीं किया, तो डिक्शनरी मीनिंग यूज में लो। डिक्शनरी में एक से ज़्यादा मीनिंग आ जाए तो उसके रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसमें किया जाना चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स के लिए टेक्निकल डिक्शनरी यूज में आनी चाहिए। फॉरेन डिसीजन, अगर कोई वर्ड इंडियन स्टैट्यूट में डिफाइंड नहीं है, इंडियन जुडिशरी ने डिफाइन नहीं किया है, तो आप फॉरेन डिसीजन की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि फॉरेन कोर्ट वही सिस्टम ऑफ जुरिस्प्रूडेंस यूज में लेते हैं जैसे कि हमारे वाले कहते हैं इसमें लेंगे, तो वो भी इंटरप्रिटेशन में यूज में आ सकता है। लास्ट अपना टॉपिक आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला, रीजनेबल मैन कंस्ट्रक्शन, जो अपने आप को उस वर्ड का मीनिंग बताता है, नॉर्मली वही मीनिंग यूज में लिया जाना चाहिए। एक डीड से दूसरी डीड का इंटरप्रिटेशन इनएक्सपीडियंट या इम्प्रैक्टिकल कहते हैं इसमें माना जाएगा। गोल्डन रूल इंटरप्रिटेशन का कहता है कि डीड में जितने भी वर्ड्स हैं उनको उनके नेचुरल प्लेन मीनिंग में यूज में लेना चाहिए। एक ही डीड में जो वर्ड यूज में आया है उसके 2 डिफरेंट मीनिंग नॉर्मली नहीं होते हैं। जिन सर्कमस्टांसेस में वर्ड्स यूज में लिए जाते हैं उन सर्कमस्टांसेस को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पार्टीज का स्टेटस एंड ट्रेनिंग, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि एक ही वर्ड का ट्रेन पर्सन अलग मीनिंग निकालेगा और अनट्रेन पर्सन या ऑर्डिनरी पर्सन कहते हैं अलग मीनिंग निकालेगा। फिर हम डीड को कहते हैं इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वन वे सारे क्लॉजेस को इफेक्टिव करता है, अदर कुछ को इनइफेक्टिव कर देता है, तो जो सबको इफेक्टिव करता है उसको अप्लाई करो। अगर डीड के प्रोविजंस में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है तो पहले आप ऐसा कहते हैं इसमें इंटरप्रिटेशन करो जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट दूर हो, मतलब हार्मोनियस रूल। पर अगर वो कॉन्फ्लिक्ट दूर होने का नाम नहीं ले रहा तो ऐसे केस में आप कहते हैं इसमें अर्लियर क्लॉज को ओवरराइड कर दो, किसके कंपैरिजन में, लेटर क्लॉज। ये आपका इंटरप्रिटेशन मेरे साइड से कोर्स कहते हैं इसमें ख़त्म। बस लास्टली मैं इतना कहूँगा, शॉर्टकट पे जाओगे तो फेल होने के लिए पक्का कहते हैं सेलेक्ट हो जाओगे। हार्ड वर्क का कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होता, तो हार्ड वर्क करना है, लगे रहो, भूलोगे फिर वापस रिवाइज करो, फिर कहते हैं भूलोगे फिर रिवाइज करो, इस तरीके से आपका काम चलता जाएगा। तो मेरे साइड से ये कोर्स कहते हैं इसमें ख़त्म।